सुजाता अपने पति गगन, सास मेनका और दो बेटियां कोयल और परिधि के साथ रहती है। हाल ही में उसे एक बेटा हुआ होता है, जिस खुशी में गगन ने एक बड़ी पार्टी रखने का तय किया होता है। देखो माँ, पार्टी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। सारे मेहमानों को न्योता दे दिया है ना? हाँ गगन बेटा, सबको न्योता दे दिया है। फिर ठीक है। आपको पता है, मैं जिंदगी में पहली बार इतना खुश हुआ हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी बेटा भी होगा। लगा था कि इस बार भी कहीं बेटी ही ना हो जाए, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे बेटा हो गया। हाँ बेटा, मैंने मन्नत जो मांगी थी इस बार, तो भगवान जी को अपना चमत्कार तो दिखाना ही था ना। पर बेटी हो या बेटा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? होती तो वो हमारी संतान ही है ना। बकवास बंद कर अपनी। अरे बेटियां तो पराया धन होती है, बोझ होती है। अरे दो दो बेटियां पैदा करके भी तेरा मन नहीं भरा क्या, जो तुझे एक और बेटी चाहिए थी? अब वो सब छोड़ो ना माँ, और ये लो सुजाता, ये सोने की चेन है। शाम होने पर मेरे बेटे को पहना देना, फिर सभी लोग देखेंगे कि गगन सिंह चौधरी को बेटा हुआ है। बेटा क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, और ये चेन तो एकदम लल्लन टाप है। लेकिन गगन जी, इस चेन को अगर मैं बच्चे के गले में पहनाऊंगी तो कहीं इस दिखावे के चक्कर में इसे तकलीफ ना हो जाए। अरे कोई तकलीफ नहीं होगी, और तू ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ा। और जितना तेरा पति कह रहा है सिर्फ उतना ही कर। हमेशा की तरह ये डेढ़ शानी बनना बंद कर दे। लेकिन माँ जी। अरे बस भी करो सुजाता, एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया। मेरा बच्चा सोने की ही चेन पहनेगा, और अब अगर ज्यादा लेकिन वेकिन किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और हाँ, सोना मत। बच्चे की तरफ एक पल के लिए भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए, समझी कि नहीं? जी समझ गई मैं। फिर पार्टी के कुछ ही देर पहले परिधि और कोयल मेनका के पास आती है। अरे ओ चुटंकियो, यहाँ वहां भागकर घर का डेकोरेशन खराब मत करना। मोटा पैसा देकर पार्टी रखी है तुम दोनों के बाप ने। अगर एक भी गुब्बारा फूटा तो मैं तो तुम दोनों को ही फोड़ दूंगी। हम तो डेकोरेशन खराब करने से रहे, कहीं आप ही ना खराब कर दो दादी। याद है बिट्टू भैया की शादी में आपका धक्का लगकर सारा डेकोरेशन खराब हो गया था। हाँ दादी, इसने बिल्कुल सही कहा। अरे तुम दोनों की तो कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है। ऐसा मारूंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। नालायक कही की। वैसे दादी, छोटू के पैदा होने पर इतनी बड़ी पार्टी रखी जा रही है, तो जब मैं और परिधि भी पैदा हुई थी तब भी पापा ने इतनी ही बड़ी पार्टी रखी थी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तब तो हम जरा भी खुश नहीं थे। उल्टा हम लोग तो मातंग मना रहे थे, क्योंकि हमें बेटा चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से दोनों बार तुम दोनों हो गई, इसीलिए हमें इस बार भी वही डर था कि कहीं फिर से तीसरी मनहूस बेटी ना पैदा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऊपर वाले ने हम पर रहम कर ही दिया। मेनका की बातें सुनकर कोयल और परिधि मायूस हो जाती हैं। फिर ऐसे ही एक रोज, चलो ना माँ, हमारे साथ गार्डन में चलो और बाबू को दादी के पास दे दो। वैसे भी ये घर में सिर्फ आपके और दादी के पास ही शांत बैठता है। नहीं बच्चों, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। लेकिन माँ, बाबू होने के बाद से तो आप हमें गार्डन भी लेकर नहीं गई। दादी भी हमारे साथ नहीं चलती। कितने दिन हो गए हैं, इसीलिए हमें गार्डन जाकर खेलने का बहुत मन कर रहा है। हाँ माँ, अब तो बाबू आपके बिना दादी के पास भी तो रह सकता है ना। प्लीज चलो ना माँ हमारे साथ। नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, बात को समझो जरा। आज बाबू सुबह से बहुत रो रहा था, और अगर ये फिर से रोने लगा तो माँ जी को संभालने में बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए मुझे इसके पास ही रहना होगा। ठीक है, रहो फिर इसके साथ ही आप। चल कोयल। अरे बच्चियों, सुनो तो मेरी बात। ये दोनों भी ना जरा भी नहीं समझती।
फिर कोयल और परिधि रूठकर वापस अपने कमरे में खेलने लगती हैं। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों स्कूल से घर आती हैं, याद है ना तुझे, आज सुबह हम दोनों माँ से कहकर गए थे कि हमारा फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता बना कर रखे। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। और मेरे भी, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ के हाथ का पास्ता तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पास्ता होता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई पास्ता नहीं है। माँ ने हमारे लिए पास्ता नहीं बनाया क्या? उतने में वहां पर सुजाता आती है। माफ कर दो बच्चियों, वो मैं बाबू को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई। रात भर भी बाबू ने मुझे बहुत जगाया और उसी चक्कर में आज मेरे दिन में आग लग गई और इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए पास्ता नहीं बना पाई बच्चों। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी बना देती हूँ। रहने दो माँ, आपकी बातें सुनकर तो हमारी भूख ही मिट गई। और नहीं तो क्या माँ, अगर हमने आपको कहा था कि हमारे लिए पास्ता बनाकर रखो तो आपको उसे याद से बनाकर रखना चाहिए था ना। लेकिन अभी बाबू के आने के बाद से आप तो हमें प्यार ही नहीं करती, हम पर ध्यान भी नहीं देती आप। हाँ माँ, परी सही कह रही है, आप हम दोनों से ज्यादा बाबू से प्यार करती हो, क्योंकि आप भी पापा और दादी की तरह ही हो। जैसे बेटा आने के बाद वो अपनी बेटियों को भूल चुके हैं, वैसे ही आप भी हमें भूलती जा रही हो। ऐसा नहीं है बेटा, मैं भला अपनी बेटियों को कैसे भूल सकती हूँ। प्लीज तुम दोनों मुझे गलत मत समझो। मैं तुम दोनों से उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि बाबू से करती हूँ। तभी वहां पर मेनका आती है। अरे तू इन दोनों को सफाई क्यों देती बेटी है? जाकर अपने बेटे को संभाल। ओए तुम दोनों, ये क्या नाटक चल रहा है तुम्हारा? अब नहीं बनाया तो नहीं बनाया ना। अगर एक दिन पास्ता नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी, और अगर इतनी ही खाने की इच्छा हो रही है तो जाकर खुद बनाकर खाओ। हमने आपसे नहीं पूछा दादी, तो प्लीज आप भी बीच में मत बोलिए। अरे दादी से बात करने का ये क्या तरीका है? चलो अभी की अभी दादी से माफी मांगो। पर माँ, मैंने कहा ना एक बार, माफी मांगो दादी से। अच्छा बाबा सॉरी, अगली बार बस तू ये अपनी जबान चला, फिर देख मैं तुझे मोमबत्ती का ऐसा चटका दूंगी ना कि तू उसे जिंदगी भर याद रखेगी। नालायक कहीं की। और आज तो तू इन दोनों को खाना ही मत देना। जाकर अपने बेटे को देख। इन दोनों की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें इनके काम खुद ही करने दे। मेनका के कहने पर सुजाता उसके बच्चे के पास चली जाती है। वही दोनों बेटियां भूखी और उदास रहकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती हैं। वक्त गुजरता जाता है और बच्चे का नाम अब रोहित रखा जाता है। ऐसे ही एक दिन, ये देखो पापा, हम दोनों भी क्लास में फर्स्ट आई है और हमें ये मेडल और सर्टिफिकेट भी मिला है। हाँ तो मैं क्या करूँ? इस मेडल और सर्टिफिकेट का अचार डालूं क्या? और वैसे भी इन सब का क्या ही फायदा? आखिरकार तुम दोनों को पराए घर पर ही जाना है और वहां जाकर तुम्हें चूल्हा चौका करना है। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब मेरा रोहित बड़ी स्कूल में जाएगा और बड़े बड़े नंबरों से पास होकर मेडल लाएगा। अरे तुम दोनों की तरह मैं उसे सरकारी स्कूल में नहीं डालूंगा, इसे तो मैं एकदम बड़ी स्कूल में डालूंगा। और नहीं तो क्या। उन दोनों की ये बातें सुनकर कोयल और परिधि को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। पापा और दादी कभी भी हमारे फर्स्ट आने पर कभी खुश नहीं होते, उल्टा वो दोनों तो हमें बस ताने ही देते रहते हैं। वही तो, पहले तो भी पापा और दादी हमसे कभी कभार अच्छे से बात कर लिया करते थे, लेकिन जब से घर में बाबू आया है वो तो हमसे ठीक से बात भी नहीं करते। और नहीं तो क्या, पापा और दादी तो हमें कितना कुछ बोलते रहते हैं और माँ भी उनका सब कुछ चुपचाप सुन लेती है। वो हमारी तरफ से उन्हें कुछ भी नहीं कहती। हाँ, माँ भी बाबू के आने के बाद बदल गई है। उन्हें भी शायद बेटी नहीं बल्कि बेटा ही चाहिए था।
और इससे तो यही पता चलता है कि हम दोनों से तो इस घर में कोई भी खुश नहीं है। आज से पहले जब भी हमारा रिजल्ट आता था, उस दिन माँ हमारे लिए हमारा पसंद का हलवा बना कर रखती थी, लेकिन इस बार तो उन्होंने वो भी नहीं बनाया, जबकि उन्हें पता था कि आज हमारा रिजल्ट आने वाला है। एक माँ ही थी जो हमें इतना समझ कर लेती थी, हमसे कितना प्यार भी करती थी वो, पर अब तो वो भी हमारी नहीं रही। ऐसे ही एक दिन जब दोनों बहनें अपने भाई के साथ खेल रही होती हैं, तभी रोहित उन दोनों के हाथ से नीचे गिर जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, रोहित, मेरा बच्चा। सॉरी माँ, वो हम दोनों ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं खेलते खेलते रोहित हमारे हाथ से छूटकर कब नीचे गिर गया। हाँ माँ, हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अरे तुम दोनों के कारण आज मेरे बेटे के सर पर चोट लगी है। सुजाता, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मैं इसे दवाई लगा दूंगी, उससे इसकी चोट ठीक भी हो जाएगी। ना बेटा बस, माँ है ना यहाँ पर, बस बच्चा। मैंने कहा ना डॉक्टर को बुलाओ। जितना कहा है उतना ही करो। जी ठीक है। और तुम दोनों, चलो, आज तो तुम दोनों को इस गलती की बहुत बड़ी सजा भुगतनी होगी। माफ कर दो पापा, हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज हमें सजा मत दो। माँ, पापा से कहो ना, हमें सजा नहीं चाहिए, हमें माफ कर दो ना पापा। गुस्से में आग बबूला हुआ गगन दोनों बेटियों को तड़कती भड़कती धूप में बाहर लेकर जाता है। बाप रे, यहाँ पर तो कितनी गर्मी है। हाँ, और तुम दोनों को इसी तपती धूप में खड़ा रहना होगा, वो भी पूरा दिन। क्या? हाँ, क्योंकि आज तुम दोनों के कारण ही मेरा बेटा इतना रोया है। नहीं पापा, ऐसा मत करो ना, हम दिन भर इतनी तेज धूप में कैसे खड़े रह सकते हैं। हाँ पापा, हम सच कह रहे हैं, हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। प्लीज हमें छोड़ दो ना पापा, प्लीज पापा। नहीं, क्योंकि जब आज तुम दोनों ये सजा भुगतोगी, तभी जाकर तुम दोनों की अकल ठिकाने पर आएगी। और अगली बार से ऐसी कोई भी गलती करने से पहले तुम दोनों एक नहीं बल्कि 1000 बार सोचोगी। इसीलिए तुम दोनों को ये सबक मिलना ही चाहिए। नहीं ना पापा, ऐसा मत करो ना, प्लीज पापा। चुप बैठो। अगर तुम दोनों यहाँ से जरा भी हिली तो मैं तुम दोनों को इससे भी बुरी और बदतर सजा दूंगा। दिन भर धूप में खड़े रहने के कारण दोनों बेटियों की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ये लो बच्चियों, ये ठंडा ठंडा जूस पियो, इससे तुम दोनों को आराम मिलेगा। नहीं माँ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अरे जब पापा ने हमें सजा दी थी तब आप कहाँ पर थी? हाँ माँ, चली जाइए आप यहाँ से। आपकी झूठी फिक्र की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि आपकी जान हम में नहीं बल्कि रोहित में बसती है। देखो, तुम दोनों अब कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। और वैसे भी आज गलती तुम दोनों की भी थी ना। अरे तुम दोनों तो रोहित की बड़ी बहनें हो ना, तो तुम दोनों से ये लापरवाही कैसे हो सकती है? वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे को ज्यादा नहीं लगी, वरना अगर उसे कुछ कम ज्यादा हो जाता तो तुम दोनों क्या करती? नुकसान तो मेरे बेटे का ही होता ना। डांटो, अब आप भी हमें ही डांटो माँ। अरे आप भी पापा और दादी की जैसी ही बनती जा रही हो। हाँ माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप हमारी माँ हो या कोई और हो। ज्यादा बड़ों की तरह बातें मत करो और जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे आजकल तो तुम दोनों का मुंह कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। ये जूस मैं यहाँ पर रख कर जा रही हूँ, ठंडा होने से पहले पी लेना इसे। इतना कहकर सुजाता वहां से चली जाती है। अपनी बेटियों को समझा कर रखो कि वो मेरे बेटे से दूर रहा करे। अरे आज को अगर कुछ भी हो जाता तो मैं उन दोनों को कभी नहीं छोड़ता। मनहूस कही कि ये आप फिक्र मत कीजिए,
मैंने उन दोनों को समझा दिया है और मैं तो अब से 24 घंटे रोहित पर पूरी नजर रखूंगी। अगर आज भी रोहित को उन दोनों के पास अकेला नहीं छोड़ती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। देखो, आज जो कुछ भी हुआ है वो अगर फिर से हुआ तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जी, समझ गई मैं। फिर अगले दिन जब सुजाता रसोई में जाती है तब वहां से कमरे में वापस लौटते समय वो रोहित को ना देखकर बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, रोहित कहाँ चला गया मेरा रोहित? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने उसे यहाँ बेड पर सुलाया था। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। अगर उसे फिर से कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा। सुजाता घर में रोहित को हर तरफ ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। मैंने तो उसे पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन वो तो कहीं भी नहीं है। वो तो चल भी नहीं सकता। तो पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया। ऊपर से घर पर भी कोई नहीं है। परी और कोयल भी स्कूल गई है, माँ भी मंदिर गई है और गगन जी भी दफ्तर चले गए हैं। मेरा बच्चा आखिर कहाँ चला गया? आखिर रोहित कहाँ पर चला गया? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शनाया अपने पति विपुल और सास ममता के साथ रहती है। एक दिन वो दोनों मार्केट से गुजर रहे होते हैं। तभी शनाया को एक शोरूम में रखी हुई ड्रेस काफी पसंद आती है। वाओ, ये ड्रेस तो कितनी सुंदर है। मेरा तो दिल आ गया इस पर। विपुल, मुझे ये ड्रेस चाहिए, प्लीज दिला दो ना मुझे। क्या, ये वाली ड्रेस? हाँ विपुल, क्योंकि अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और तब मैं यही ड्रेस पहनना चाहती हूँ। लेकिन शनाया, ये ड्रेस तो कितनी महंगी है। अरे, मेरी 2 महीने की सैलरी तो इसी में चली जाएगी। मैं तुम्हें ये ड्रेस नहीं दिला सकता। कोई और कम दाम वाली पसंद करो ना, वो मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, लेकिन ये वाली नहीं। अरे, तुमसे और क्या ही उम्मीद करूं मैं। रहने दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब शनाया विपुल से रुक जाती है। मिडिल क्लास होने के कारण विपुल शनाया को ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाता, लेकिन वो उससे भरपूर प्यार करता है। फिर एक दिन, हेलो माँ जी, कैसी है आप? मैं बढ़िया हूँ दामाद जी, आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया। वो दरअसल कल शनाया का जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं उसके पसंद का खाना बनाना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताइए ना कि उसे खाने में क्या क्या पसंद है। अरे वाह, क्या बात है बेटा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप खास करके शनाया के लिए खाना बना रहे हो। जी शुक्रिया माँ जी। फिर शनाया की माँ उपासना विपुल को सब कुछ बताती है और वो वही डिशेस बनाता है और साथ ही ताजे फूलों से शनाया के लिए एक प्यारा सा गुलदस्ता भी बनाता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी शनाया उस पर बहुत गुस्सा करती है। ये सब क्या नौटंकी है विपुल, तुम्हें तो बस यही आता है, सस्ते में सारा काम निपटाते रहते हो। अरे कम से कम आज के दिन तो बाहर से खाना मंगवाते, लेकिन नहीं, तुमने अपने हाथ से ये बेस्वाद खाना बनाया और गुलदस्ता भी खुद ही बना लिया। लेकिन शनाया, मैंने सब चख कर देखा है, खाना बहुत टेस्टी बना है। तुम खाकर तो देखो। और ये फूल, ये तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए खास मैंने इन्हें तुम्हारे लिए बगीचे से लाया है। चुप रहो विपुल, मुझे अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के पास। तभी वहां पर ममता आती है। लेकिन बहू, मेरे बेटे ने अपना समय निकालकर इतने प्यार से सब कुछ किया है तेरे लिए, और तू सीधे उसके मुंह पर इस तरह से बात कर रही है। बेचारा मेरा बेटा कितना नाराज हो गया। अरे कितनी नालायक है तू, अपने पति से ऐसे कोई बात करता है क्या? आपको जो समझना है समझिए माँ जी, लेकिन मेरी खुशी इन सब में बिल्कुल नहीं है। और ये सारा खाना आप लोग ही खा लो, मुझे ये बिल्कुल नहीं खाना। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। विपुल बेटा, तुझे ये सब सही लगता है क्या? अरे वो कभी तेरी बातों की या फिर तेरे किए गए काम की कोई इज्जत नहीं करती।
अरे उसकी बातें सुनकर तो मेरा मन ये करता है कि उसे एक जोरदार लपड़ लगाओ। अब जाने दो ना माँ, वक्त के साथ सब बदल जाते हैं और आप देखना एक ना एक दिन शनाया भी बदल जाएगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा। फिर एक दिन अचानक से घर पर टीवी डिलीवर होता है और उसे देखकर ममता एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये टीवी किसने मंगवाया? अरे माँ जी, इसे मैंने ही मंगवाया है। हॉल का टीवी तो अच्छे से चल रहा है, लेकिन हमारे कमरे का टीवी खराब है ना। वो 2 दिन में 3 से 4 बार बंद पड़ता है और फिर बहुत देर बाद चालू होता है और इसके कारण मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, लेकिन इतने सारे पैसे तू कहाँ से लाई? अरे आपने जो पैसे राशन के लिए दिए थे ना, उन्हीं पैसों से मैंने डाउन पेमेंट कर दी और ये टीवी ईएमआई पर लिया है। क्या कहा? उन पैसों से तूने डाउन पेमेंट कर दी? अरे तो अब घर का राशन कैसे आएगा? और तू इतनी पागल कैसे हो सकती है? तुझमें जरा भी अकल है कि नहीं? देखिए माँ जी, बात बात पर मुझे ताने देना बंद करो। अरे आप तो दिन भर हॉल की टीवी को अपने कब्जे में लेकर बैठती हो, फिर मैं कब देखूंगी टीवी? अरे मुझे भी तो टीवी देखने का मन करता है। देखो ना विपुल, तुम्हारी माँ मुझसे कैसे बातें कर रही है। अरे विपुल बेटा, इस पगलेट ने तो राशन के सारे पैसे उड़ा दिए। अरे अगर तू मुझे एक बार आकर बोलती कि तुझे टीवी देखना है तो मैं तुझे अनुमति जरूर दे देती। तेरी जैसी निर्दयी नहीं हूं मैं। वो तो मुझे अच्छे से पता है माँ जी कि आप मुझे टीवी कितना देखने देती। अरे मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन मैं तो आपको अच्छी तरह से जान गई हूँ। माँ से इस तरह से बात मत करो शनाया, वो कोई तुम्हारी उम्र की लड़की नहीं है, तो थोड़ा इस बात का लिहाज रखो। अरे तो फिर इन्हें भी तो लिहाज रखना चाहिए ना। बड़े अगर छोटों को बेवजह गलत कहें तो वो चलता है क्या? लेकिन अगर तुम्हें टीवी ही मंगवाना था तो तुम मुझसे कह देती ना। मैं इस महीने ओवर टाइम करके तुम्हें अगले महीने डाउन पेमेंट के पैसे दे देता, लेकिन अब तो तुमने राशन के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। ऐसा कैसे चलेगा? अब घर में राशन कैसे आएगा बताओ? अरे लेकिन टीवी लाना भी उतना ही जरूरी था ना। नहीं है, टीवी से ज्यादा जरूरी राशन है, बेअकल कहीं की। सच में मैं तो थोड़ी ही दिनों में आप दोनों से तंग आ गई हूँ। हर चीज में रोक टोक। अरे कहाँ थी मैं और कहाँ पर आ गई हूँ? शनाया गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर वो अपनी माँ उपासना को कॉल करती है। क्या हुआ बेटा? वैसे तू तो कभी कॉल नहीं करती, तो फिर आज अचानक से क्या हो गया? आपने ये मुझे कहाँ फंसा दिया है माँ? अरे मुझे तो लगा कि आपने मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता चुना है, लेकिन मैं तो इस घर में आकर बुरी तरह फंस चुकी हूँ। मुझे ये दोनों माँ बेटे बिल्कुल नहीं पसंद। अरे हर चीज में मुझे रोक टोक करते हैं। फिर शनाया अपनी माँ को झगड़े का कारण बताती है। देख बेटा, आज जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें पूरी गलती तेरी ही है। अरे जहाँ पर तू इतने दिन रुकी थी, वहाँ पर 1 महीना और रुक जाती, दामाद जी ही तुझे नया टीवी ला कर देते। लेकिन अब तो तूने राशन के सारे पैसे इस्तेमाल कर दिए, इसीलिए उन लोगों का सारा बजट बिगड़ गया। अब तू भी सोचना, कहाँ से लाएंगे वो राशन के पैसे? अरे जब ऐसा ही होने वाला था तो आपने मेरी शादी विपुल से क्यों करवाई माँ? किसी अमीर घर में कराती ना। मेरी ही गलती है, मुझे आप पर और पापा पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। देख बेटा, ऐसा ही सब कुछ नहीं होता, इसीलिए अपने दिमाग से तू ये ख्याल निकाल दे और जो मिला है उसमें तू खुश रहे, क्योंकि ज्यादा की चाह में इंसान अक्सर जो है उसे भी खो देता है। अब आप शुरू मत हो जाओ माँ। अरे तो फिर मैं क्या कहूँ तुझे? देख बेटी, मैं बाकी माओ की जैसे बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी बेटी का उसकी गलतियों में भी साथ दे दूं। तूने अगर गलती की है तो तुझे उसे स्वीकारना भी होगा। तेरा पति तुझे 3 वक्त की रोटी देता है, अच्छे से रह रही है तू वहां पर, और जरूरत की सारी चीजें भी तुझे समय पर मिल जाती है, तो फिर और क्या चाहिए तुझे? अफसोस की बात है माँ कि आप मेरी माँ होकर भी मेरा दुख नहीं समझ पा रही। अरे वो इसीलिए है क्योंकि तू जिसे दुख कह रही है वो दरअसल दुख है ही नहीं, बल्कि वो तो तेरी गलत सोच है। अरे बस माँ,
अब ना मेरे पास आपका प्रवचन सुनने का बिल्कुल समय नहीं है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अरे लेकिन शनाया, शनाया, ना जाने इस लड़की का क्या होगा। फिर एक दिन शनाया अपनी अमीर सहेली के घर पर किटी पार्टी के लिए जाती है। तभी, अरे वाह नीता, तेरा पति तो बहुत ही अच्छा है। तेरी कितनी फिक्र करता है और हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान भी रखता है। और एक मेरा पति है। सच कहा यार, मेरा भी हाल वही है। सो तो है, ऋत्विक दुनिया का बेस्ट पति है। तभी ऋत्विक वहां पर आता है। मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ नीता, तुम ये कार्ड रख लो और जितना जी चाहे उतनी शॉपिंग करो। बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है ना? ठीक है मेरे प्यारे पति देव। बाय गाइस। बाय ऋत्विक। ये ऋत्विक तो कितना मस्त है यार, अमीर, हैंडसम, फिकर करने वाला। और एक लड़की को अपने पति में क्या चाहिए? काश मेरा पति भी ऐसा होता। लेकिन अफसोस, मेरी किस्मत ही फूटी है, जो मुझे अब जिंदगी भर उस मनहूस विपुल के साथ रहना होगा। फिर एक दिन अचानक से शनाया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस कारण विपुल ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। अरे विपुल बेटा, तू अभी तक गया नहीं दफ्तर? दोपहर के 12 बज गए हैं। नहीं माँ, वो आज शनाया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैं घर पर ही रुकूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। और इसके इस हालात में अगर मैं ऑफिस चला गया तो मेरा वहां पर भी बिल्कुल मन नहीं लगेगा। क्या? अरे तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। और माँ जी भी तो है ना घर पे। फिर भी शनाया, मैं रुकूंगा तो मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अरे तुम तो सच में पागल हो। और अगर प्यार ही जताना है तो पैसे कमाओ और वो सारे पैसे मुझे दे दो, जो मैं तुमसे हमेशा मांगती रहती हूँ। अगर आज हमारे घर में कोई नौकरानी होती ना, तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की नौबत ही नहीं आती। अरे घर का काम करके ही मेरी हालत खराब हो गई है। माँ जी तो किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती। अरे मैं क्या तेरी कोई देवरानी हूँ या ननंद हूँ जो मैं तेरे काम में हाथ बटाऊं? मैं तेरी सास हूँ और तू मेरी बहू। और कौन सा तुझे 7-8 लोगों का काम करना पड़ता है? घर में तो झाड़ू भी 2-2 दिन बाद लगता है और बोलती है कि सारा काम मैं ही करती हूँ। अरे बस कीजिए आप दोनों। और शनाया, तुम आराम करो। अगर ऐसी ही चिल्लाती रहोगी ना तो अपनी ताकत और जाया करोगी और तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। इसीलिए चुप रहो और शांति से आराम करो। विपुल और ममता से शनाया कभी भी सीधी मुंह बात ही नहीं करती, फिर भी वो दोनों उसके साथ हमेशा अच्छे से ही पेश आते हैं। एक दिन जब शनाया अपनी सहेली के हनीमून फोटोज देखती है, तभी, ये देखो विपुल, ये मेरी सहेली है जानवी। इसकी शादी को बस 15 ही दिन हुए हैं और ये तो हनीमून पर भी चली गई। और यहाँ हमारी शादी को 2 से 3 महीने होने आए हैं, लेकिन अभी तक हम कहीं घूमने भी नहीं गए। अच्छा, वैसे कहाँ जाना चाहती हो तुम? अरे पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कि कल के कल ही तुम मुझे लेकर जाने वाले हो। तुम तो रहने ही दो। अरे बाबा बताओ तो सही, मैं तुम्हें हनीमून पर जरूर लेकर चलूंगा। बस थोड़ा और रुक जा। अगर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ गए ना तो हम दोनों लंबी ट्रिप पर जा पाएंगे। रहने दो विपुल, क्योंकि मेरे हर सपने की तरह ये हनीमून का सपना भी सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ। तुम तो बस बोल बच्चन हो, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ऐसे ही एक रोज शनाया की सहेलियां उसके घर पर बिन बुलाए आ जाती है। अरे शनाया, तूने तो बोला था कि तेरा ससुराल तो एकदम सुंदर है, घर भी रिनोवेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ आकर तो कोई और ही पिक्चर है। ये घर तो एकदम बाबा आदम के जमाने का लग रहा है। हाँ यार, वो दरअसल रिनोवेशन पुराने स्टाइल में ही किया है, क्योंकि मेरी सास को पुराने स्टाइल से काफी लगाव है ना, इसीलिए। अरे क्या करती हो शनाया तुम भी? कमरे की लाइट, फैन सब कुछ चालू रख कर आई हो और तुमने मेरे अकाउंट के पैसों का इस्तेमाल करके सारा महंगा खाना क्यों मंगवाया? तुम घर पर भी तो बना सकती थी ना। विपुल,
यहाँ पर मेरी सहेलियां भी है। शनाया की सहेलियों को देखकर विपुल एकदम चौंक जाता है और सहेलियां बहुत हंसने लगती है। और विपुल के चले जाने के बाद वो शनाया को खूब ताने देती है। फिर बाद में, माफ करना शनाया, लेकिन मैंने तुम्हारी सहेलियों को देखा ही नहीं। और कुछ भी बोल बेटा। अरे अब ये बोलने से क्या फायदा? मेरी सारी इज्जत चली गई उनके सामने। इज्जत का पंचनामा कैसे करे ये तो कोई तुमसे सीखे विपुल। बहू, अरे क्या इज्जत इज्जत लगा रखी है तूने? सारी गलती तेरी ही है। एक तो तूने अपनी सहेलियों को झूठी बातें बताई और वो जब सच में तेरे ससुराल आई तो तेरी पोल खुल गई और तू अब हम पर बरस रही है। अरे आप दोनों के साथ रहना किसी कैद खाने में रहने से कम नहीं है। लेकिन अब बस, बहुत हो गया। मैं यहाँ पर और नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं। गलती कर दी जो मैंने तुमसे शादी की विपुल। शनाया, अरे ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे मत रोक उसे। खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती है वो। फिर बाद में ऐसे ही लोगों की होशियारी अच्छे से निकलती है। विपुल शनाया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो घर छोड़कर चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। बलवंत चौधरी एक बहुत अमीर साहूकार होता है और उदय नाम के एक गरीब आदमी ने बलवंत से पैसे लिए होते हैं और उसके पैसे वक्त पर ना चुकाने के कारण अब बलवंत अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंच जाता है। अरे ओ उदय, जल्दी से मेरे पैसे निकाल, वो भी दुगने ब्याज के साथ। साहब, बस एक बार मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मेरी पत्नी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद आपको देने के सारे पैसे मैंने इसके इलाज में इस्तेमाल कर दिए। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। माफ कीजिएगा साहब, लेकिन बिट्टी के बाबूजी सच कह रहे हैं। उन्होंने आपको देने के लिए सारे पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया और सारे पैसे उसमें ही चले गए। हाँ तो मैं क्या करूं? मुझे उस सब से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम दोनों को पहले भी 1 महीने की मोहलत दे दी थी, लेकिन फिर एक बार मैं वापस वही गलती नहीं दोहराऊंगा। पर साहब, मेरे पास आपको देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगा, लेकिन साहब उसके लिए मुझे एक आखिरी मोहलत दीजिए। तभी बलवंत की नजर पास में खेल रही उदय की बेटी बिट्टी पर जाती है। देख उदय, मैं तुझे मोहलत देने से रहा और तेरे पास अभी पैसे भी नहीं है, तो तू एक काम कर, मुझे अपनी ये बेटी दे दे। मैं इसे अपने साथ लेकर जाता हूँ और तेरे सारे पैसे भी माफ कर देता हूँ। फिर तो ठीक है ना? अरे नहीं साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी फुलसी बच्ची को आपको कैसे दे सकता हूँ? अरे क्यों नहीं दे सकता? मैं इसका ब्याह मेरे बेटे रणवीर के साथ करूंगा। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी को मैं अपने बेटे की बीवी बना रहा हूँ, वरना तुझ जैसे गरीब के घर आज तक किसी साहूकार का रिश्ता आया है क्या? नहीं साहब, लेकिन ये गलत है। आप मुझे कृपा करके एक आखिरी मोहलत दे दीजिए, लेकिन मेरी बच्ची, मेरी बिट्टी को मुझसे दूर मत कीजिए। हाँ साहब, हमारी बच्ची तो केवल 11 साल की है, लेकिन आपका लड़का तो बहुत बड़ा है। मेरी छोटी सी गुड़िया का बाल विवाह मत कीजिए साहब। अरे चुप रहो तुम दोनों। इस गांव की हर लड़की को बाल विवाह की परंपरा का पालन करना अनिवार्य है, इसीलिए तेरी बेटी को भी ये शादी करनी ही पड़ेगी। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। मैं तेरी बेटी को लेकर ही जाऊंगा, तैयार रखना इसे। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। बलवंत और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। ये क्या हो गया भाग्यवान, अब हम क्या करेंगे? हमारी बिट्टी
बिट्टी। बेचारे उदय और शारदा अब हालातों के सामने मजबूर और लाचार हो जाते हैं। फिर बलवंत घर जाकर अपने बेटे रणवीर, बूढ़ी माँ और बीवी कविता को बिट्टी और रणवीर के विवाह के बारे में बताता है। क्या? नहीं बाबूजी, आप ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? और आप उदय काका के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। और मैं भी मुझसे 16 से 17 साल छोटी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ बाबूजी? आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, और उस लड़की के साथ भी। अरे चुप कर तो, मैंने तुझसे कुछ पूछा नहीं है, बल्कि मैं मेरा फैसला तुम्हें बता रहा हूँ। और चुपचाप जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर। मुझे सही और गलत का फर्क मत समझा। लल्ला, ये इस गांव की प्रथा है। यहाँ पर हर लड़की जात बाल विवाह का हिस्सा बनती है। तेरी अम्मा और मैं, हम दोनों ने भी बाल विवाह ही किया था। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन आप लोग नहीं बदले। आप लोगों को भी अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। अम्मा बाबूजी, ये सब सही नहीं है। मैं बिट्टी के साथ शादी नहीं करूंगा। हाँ रणवीर के बाबूजी, हमारा बेटा एकदम सही कह रहा है। ऐसा मत कीजिए। कविता बहू, तू बीच में अपनी टांग मत अड़ा। और रणवीर, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। रणवीर भी बेबस हो जाता है। फिर वो सारी बातें जाकर अपने दोस्त मुन्ना को बताता है। यार मुन्ना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बाबूजी के कारण उस बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ रणवीर, वो तो काफी प्यारी बच्ची है। मैंने देखा है उसे। यही पास की सरकारी स्कूल में जाती है रोज। पता नहीं उसका अब आगे क्या होगा। यार मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं पैसों का इंतजाम भी नहीं कर पा रहा। और अभी तो मैं बाबूजी से झूठ बोलकर पैसे भी नहीं मांग सकता। हाँ रणवीर, वरना वो साफ साफ समझ जाएंगे कि तू वो पैसे क्यों मांग रहा है। हाँ यार, अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं उस मासूम सी बच्ची को बचा लेता। इस वक्त मुझे बाबूजी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और अपनी किस्मत पर भी। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। जब शारदा बिट्टी को शादी के लिए सजाने लगती है, तभी माई, मैं गुड्डी की तरह क्यों सज रही हूँ? वो इसीलिए क्योंकि तेरी अभी शादी हो रही है बिट्टी। मेरी शादी? जैसे गुड्डा गुड्डे की शादी होती है? हाँ बिटिया रानी, अब तू विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी। क्या? नहीं माई, ऐसा नहीं होगा। मुझे आपको और बापू को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना माई। मुझे आप दोनों के पास यहीं पर रहना है। काश हमारे पास ढेरों पैसे होते, तो हम तुझे अपने आप से कभी अलग नहीं होने देते। नहीं माई, मुझे नहीं बनना दुल्हन। मुझे आप दोनों के पास ही रहना है। मुझे नहीं करनी है शादी। नहीं लाडो, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यही जगत की रीत है। एक लड़की को शादी करके अपने बाबुल का घर छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं और तेरे बापू तुझसे मिलने के लिए ससुराल आया करेंगे। सच माई? हाँ मेरी गुड़िया, सच्ची। तो फिर ठीक है। रणवीर और बिट्टी की शादी हो जाती है, और रणवीर के घर वाले उनकी बच्ची बहू का स्वागत करते हैं। शादी के बाद ससुराल में पहले दिन जब बिट्टी फ्रॉक पहनती है। अरे ओ बेवकूफ लड़की, ये क्या पहन कर आई है तू? अब तेरी शादी हो चुकी है। जाकर साड़ी पहन कर आ। लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, और मुझे साड़ी पसंद भी नहीं है। नहीं पसंद मतलब क्या? ये तेरा कोई मायका नहीं है, जहाँ सब कुछ तेरी पसंद के हिसाब से ही होगा। ये तेरा ससुराल है, और यहाँ तुझे मेरे हर हुक्म का पालन करना होगा, क्योंकि मैं तेरी दादी सासू। पर अम्मा, अगर इसे साड़ी नहीं पहननी तो जाने दीजिए ना, वो अभी छोटी सी बच्ची है।
हाँ माँ, छोड़ दीजिए ना इस बात को। और इसे साड़ी पहनना अच्छा भी नहीं लगता। और इतनी छोटी सी उम्र में ये साड़ी कैसे संभाल पाएगी? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैंने जब कह दिया सब कह दिया। ए लड़की, जाकर अभी के अभी साड़ी पहन कर आ, समझी कि नहीं? बेटी को अम्मा के हुक्म का पालन करना ही पड़ता है। और फिर कविता उसे साड़ी पहनाती है। काकी, मुझे ये साड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे नहीं पहननी है साड़ी। बिट्टी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अम्मा की मर्जी के खिलाफ जाना बहुत गलत साबित हो सकता है। मैं भी मजबूर हूँ बेटी। अब साड़ी पहनाने के बाद अम्मा बिट्टी को कविता के साथ काम करने के लिए कहती है। अरे वाह बिट्टी बहू, तू तो एकदम सुंदर लग रही है। अब चल, चूल्हा फूकने में अपनी सास की मदद कर और जल्दी से रोटियां सेक ले। लेकिन अम्मा, मुझे चूल्हा फूकने नहीं आता, तो फिर मैं कैसे करूंगी? और अम्मा, इस नन्ही सी जान कैसे चूल्हा फूक पाएगी? इसे तो ये सारे काम भी नहीं आते। अरे ओ कविता बहू, ये कोई नन्ही सी बच्ची नहीं है, इस घर की बहू है और इसे ये काम करना ही पड़ेगा। ये कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं है। इसे भी वही करना होगा जो हर लड़की करती आई है। पर इसे तो कुछ भी नहीं आता अम्मा। अरे क्या कुछ नहीं आता? इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया नहीं क्या? नहीं अम्मा, इसके माँ बाप तो इसे पढ़ाई करने भेजते थे और उन्होंने तो कभी ये सपने में भी सोचा नहीं होगा कि उनकी बेटी के साथ ये सब होगा। कविता बहू, इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। ए लड़की, आज घर में मेहमान आ रहे हैं, तो तू अपनी सास के साथ मिलकर घर का सारा काम करेगी। और कविता बहू, अब से यह तेरी जिम्मेदारी है, इसे घर के सारे काम सिखा दे। ठीक है अम्मा, आप निश्चिंत रहिए। मैं बिट्टी को धीरे धीरे काम सिखा दूंगी और आज का खाना भी बन जाएगा। फिर ठीक है। इतना कहकर अम्मा वहां से चली जाती है। जिसके बाद, बिट्टी बता, आज पहले मैं तुम्हें क्या सिखाऊं? नहीं काकी, मुझे कोई काम नहीं सीखना है। ये सब काम मुझे नहीं पसंद। मुझे बाहर जाना है खेलने। जाने दो ना काकी। लेकिन बिट्टी, नहीं, मुझे खेलने ही जाना है। मुझे ये काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ठीक है बिट्टी, तुम एक काम करो, हमारे घर से थोड़ी दूर जाकर खेलो, ताकि अम्मा की नजर तुम पर ना पड़े। ठीक है ना? ठीक है काकी, जैसा आप कहो। इतना कहकर बिट्टी वहां से चली जाती है। लेकिन घर से दूर खेलने के बावजूद भी अम्मा उसे देख लेती है और उसे पकड़कर घर ले आती है। क्यों रे लड़की, इसे पूछकर बाहर चली गई तू? हाँ? माफ कीजिए अम्मा। अम्मा, इसे मैंने ही भेजा था बाहर, क्योंकि इसे खेलने का बहुत मन कर रहा था और मैं भी इसे ना नहीं कर पाई। कविता, को बहुत सयानी समझने लगी हो तुम। लेकिन आइंदा से अगर ऐसी हरकतें की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर बाबूजी, ये एक छोटी सी बच्ची है अभी, इसे ये घर गृहस्थी के कामकाज नहीं समझ आते, तो फिर आप सब इससे इतनी उम्मीदें क्यों लगाए बैठे हो? क्योंकि इसकी अभी शादी हो गई है और इसे अपने बचपने को भूलना होगा और अपना सारा ध्यान घर गृहस्थी में देना होगा। शादी हुई है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये एक दिन में बड़ी हो जाएगी। लल्ला, तू अपनी जोरू का गुलाम मत बन। ये हमारी बहू है और इसे अपना बहू धर्म निभाना ही पड़ेगा। अम्मा और बलवंत के आगे रणबीर और कविता की कुछ नहीं चलती और उन दोनों के कारण बेचारी बिट्टी को ढेरों काम करने पड़ते हैं। फिर एक दिन बिट्टी मिठाई खा रही होती है। तभी, ए लड़की, ये तू क्या कर रही है? ये बर्फी हमने बलवंत के लिए लाई है, छोड़ उसे। फिर अम्मा बिट्टी से वो बर्फी छीन लेती है। अरे ये आप क्या कर रही हो अम्मा?
बिट्टी अभी छोटी सी बच्ची है और आपको तो अच्छे से पता है कि बच्चों को मीठा खाना कितना पसंद होता है। अरे लेकिन इसे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? और हमारे घर की औरतें तो आदमियों के खाना खाने के बाद ही खाती है, लेकिन इसने तो अपने ससुर का ही खाना खा लिया। मूर्ख कहीं की। अम्मा, मुझे ये बर्फी बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं खा रही थी। लेकिन अगर आपको मेरा इसे खाना बुरा लगा तो आज के बाद मैं इसे कभी नहीं खाऊंगी। इतना कहकर बिट्टी रोते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन बाद में रणवीर चुपके से बिट्टी के लिए वही बर्फी और साथ ही बहुत सारी दूसरी मिठाइयाँ भी लाता है। अरे वाह, आपने ये सब मेरे लिए लाया है? हाँ बिट्टी, आज तुम्हें वो बर्फी खाने नहीं मिली ना, तो अब इसे जी भर कर खाओ और जितनी चाहिए उतनी खाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतनी सारी मिठाइयाँ तो मेरे बापू ने भी मुझे कभी नहीं दी। कोई बात नहीं बिट्टी, अब मिली है ना तुम्हें, तो इसे मन भर कर खाओ। फिर बिट्टी बड़े ही प्यार से वो मिठाइयाँ खाने लगती है और ये सब कविता कमरे के बाहर से देख लेती है। और अगले दिन वो रणवीर से कहती है, रणवीर बेटा, कल मैंने तुम्हें बिट्टी को मिठाई देते हुए देखा और उसकी चेहरे की खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बेटा, अम्मा और तेरे बाबूजी के होते हुए बिट्टी कभी खुश नहीं रह पाएगी, इसीलिए हमें छुप छुप कर ही सही, लेकिन बिट्टी को थोड़ी सी तो खुशियां देनी ही पड़ेगी। हाँ माँ, ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मुझे तो बस एक ही बात का गिला है कि उसे इतनी छोटी सी उम्र में अपने माई और बापू से अलग होना पड़ा और साथ ही अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, और ये दो चीजें हम उसे कभी नहीं दे पाएंगे। हाँ रणवीर, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। हाँ माँ, बाबूजी और अम्मा बहुत बुरे हैं, वो हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। फिर एक दिन, अरे कविता बहू, बिट्टी कहाँ पर है? बुला उसे और कहे कि अपने ससुर के पैरों की मालिश कर। जल्दी बुला उसे। अरे अब हमारी शक्ल क्या देख रही हो, जल्दी से बुला कर लाओ उसे, हमारे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। जी, अभी बुला कर लाती हूँ। फिर कविता बिट्टी को बुलाने उसके कमरे में जाती है, लेकिन तभी वहां पर बिट्टी होती ही नहीं। वो बिट्टी को घर में हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। क्या बिट्टी घर पर नहीं है? तो फिर वो कहाँ पर गई होगी माँ? पता नहीं रणवीर बेटा, सुबह से तो वो घर पर ही थी, फिर अचानक से कहाँ पर गई होगी? अरे कहाँ गई का क्या मतलब है? वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? रणबीर बेटा, जल्दी से उस बिट्टी को ढूंढ कर ला। फिर बलवंत के आदमी और रणबीर बिट्टी को ढूंढने जाते हैं, लेकिन गांव में बहुत ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। आखिर बिट्टी कहाँ गई होगी? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।